हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज 72वीं बीपीएससी पेपर को देखते हुए भारतीय संविधान की क्लास में राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, डीपीएसपी का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। मेरे साथियों, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। मेरे साथियों, यदि हम बात करें कि डीपीएसपी होता क्या है, हमारे संविधान में ये क्या कर रहा है, तो मेरे साथियों, डीपीएसपी के लिए कहा गया है कि डीपीएसपी संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्य को दिए गए वे सकारात्मक निर्देश हैं जिनका पालन राज्य जब भी कोई नीति का निर्माण करेगा तो वह डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही कोई भी नीति अपना बनाएगा। यह डीपीएसपी का मेरे साथियों परिभाषा है। मेरे साथियों, डीपीएसपी का उद्देश्य भारत राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। ठीक है। मेरे साथियों, डीपीएसपी मुख्यतः सकारात्मक अवधारणा देता है। कैसा अवधारणा देता है? मुख्यतः मेरे साथियों सकारात्मक अवधारणा देता है। यह नकारात्मक अवधारणा नहीं देता है। जबकि मेरे साथियों, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की बात करें तो मेरे साथियों सर्वाधिक मूल अधिकार नकारात्मक अवधारणा देता है। कुछ ही ऐसे अनुच्छेद हैं जहां पे सकारात्मक अवधारणा मिलता है। तो आइए पहले कुछ पॉइंट को डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखने का कार्य करते हैं। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, लिखिएगा लिखिएगा डीपीएसपी डीपीएसपी का संबंध है भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, यानी कुल कितने अनुच्छेद टोटल हैं? 16 अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा हमको। ठीक है, 51 तक है। ठीक है, 51 तक है। स्रोत लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, स्रोत लिखिए। स्रोत मेरे साथियों देखिए, स्रोत में कुछ आपको बेहतरीन आंकड़ा दे रहे हैं। मेरे साथियों, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह किस देश के संविधान से प्रेरित है या लिया गया है? आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड ने भी किसी अन्य देश से ग्रहण किया है, अपने संविधान में शामिल किया है, और वह किससे लिया था? स्पेन से। लिख लीजिएगा स्पेन। बस आपको आयरलैंड याद करना है, यह सब नहीं याद करना है। स्पेन से कौन लिया? आयरलैंड लिया। तो लिख लीजिएगा आयरलैंड लिया। और आयरलैंड से कौन अपने संविधान में शामिल किया? तो भारत शामिल किया। और भारत से कौन लिया अपने संविधान में शामिल किया? तो अफगानिस्तान लिया। लिख लीजिएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अपने देश के संविधान में शामिल किया। किसको शामिल किया? डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी कह रहे हैं तो आप समझ तो जा ही रहे होंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? डीपीएसपी। ठीक है। तो मेरे साथियों, डीपीएसपी का संबंध भाग 4 अनुच्छेद 36 लेकर 51 तक है। और स्रोत है स्पेन। स्पेन से कौन लिया? आयरलैंड। और आयरलैंड से हम लिए अपने भारत में, और भारत से कौन लिया? अफगानिस्तान। ठीक है। अब आइए हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि डीपीएसपी होता क्या है। तो लिखिएगा डीपीएसपी, लिखिएगा डीपीएसपी संविधान निर्माताओं के द्वारा, संविधान निर्माताओं के द्वारा, निर्माताओं निर्माताओं के द्वारा डीपीएसपी संविधान निर्माताओं के द्वारा द्वारा राज्य को दिए गए वे सकारात्मक निर्देश हैं। क्या है? वे सकारात्मक निर्देश हैं, निर्देश हैं जिनका पालन राज्य
राज्य नीति निर्माण के दौरान, जिनका पालन राज्य नीति निर्माण के करेगा करेगा। तो मेरे साथियों, डीपीएसपी है क्या? तो कहता है डीपीएसपी संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्य को दिए गए वे सकारात्मक निर्देश हैं जिनका पालन राज्य के नीति निर्माण के दौरान करेगा। कौन करेगा? आपका राज्य करेगा। ठीक है मेरे साथियों, चौथा पॉइंट में हम यह लिखेंगे कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है। तो डीपीएसपी का उद्देश्य है भारत राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। तो लिखिएगा डीपीएसपी का उद्देश्य, डीपीएसपी का उद्देश्य लिख लीजिएगा। उद्देश्य क्या है? लिखिएगा भारत राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, लोक कल्याणकारी राज्य बनाना किसका उद्देश्य है? डीपीएसपी का उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। मेरे साथियों, डीपीएसपी कैसा अवधारणा देता है? तो डीपीएसपी सकारात्मक अवधारणा देता है। तो लिखिएगा डीपीएसपी सकारात्मक अवधारणा देता है। यानी जो डीपीएसपी है मेरे साथियों, यह नकारात्मक अवधारणा नहीं देता है। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा। और नकारात्मक अवधारणा सर्वाधिक कौन देता है? तो मूल अधिकार, या उसी को बोलते हैं मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो डीपीएसपी कैसा अवधारणा देता है मेरे साथियों? सकारात्मक अवधारणा देता है। और छठवां पॉइंट लिखिएगा कि डीपीएसपी वाद योग्य है, अवाद्य योग्य है, वाद योग्य नहीं है, अवाद्य योग्य है। मेरे साथियों, अवाद्य योग्य है का मतलब क्या है? तो मेरे साथियों, इसका अवाद्य योग्य है का मतलब यह है कि डीपीएसपी पर आप बहस नहीं कर सकते हैं। यानी डीपीएसपी को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 36 से लेकर 51 तक जो भी हम अनुच्छेद पढ़ेंगे, यदि सरकार चाहती है तो उसको लागू कर सकती है। हम जबरदस्ती उसको लागू नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए डीपीएसपी को हम क्या लिखे हैं? अवाद्य योग्य, यानी वाद योग्य नहीं है। या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा, अवाद्य योग्य नहीं लिखिएगा, ऐसे डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। यह सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा। और यही आता भी है कि क्या डीपीएसपी वाद योग्य है? ठीक है, कौन वाद योग्य नहीं है, कौन वाद योग्य है? तो देखिए, मूल अधिकार वाद योग्य है, जबकि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। यानी जो 36 लेकर अनुच्छेद आपका 51 तक है, इसे लागू नहीं करवा सकते हैं, इसे आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथियों, यह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था डीपीएसपी से। अब चलते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक के अनुच्छेद को पढ़ने। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 36 को। मेरे साथियों, अनुच्छेद 36 में क्या है? तो अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा। क्या है? राज्य की परिभाषा है। याद कर लीजिएगा कि अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। मेरे साथियों, जो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में है, यह पहले सर्वप्रथम अनुच्छेद 12 के लिए, किसके लिए? अनुच्छेद 12 के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है, लिख लीजिएगा ऐसे, अनुच्छेद 12 के राज्य की परिभाषा। मेरे साथियों, कहने का मतलब मेरा यह है कि जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, वही कॉपी पेस्ट करके अनुच्छेद 36 के लिए भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो सीधे एक शब्द मिलता है, सेम एज आर्टिकल 12, सेम एज आर्टिकल आपका 12। यानी जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, वही परिभाषा का प्रयोग अनुच्छेद 36 के लिए भी किया गया है।
ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। और अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद चलते हैं 37 की तरफ। इसमें क्या है तो मेरे साथियों, डीपीएसपी को डीपीएसपी को राज्य के शासन का मूलभूत इकाई बनाया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया है, मूलभूत इकाई बनाया गया है। मूलभूत का मतलब होता है आधार, फंडामेंटल, नींव कह सकते हैं। ठीक है, इतने नामों से जाना जा सकता है। तो लिखिएगा डीपीएसपी, लिखिएगा डीपीएसपी राज्य के शासन में राज्य के शासन में राज्य के शासन में मूलभूत है। क्या है, मूलभूत, मूलभूत है। लेकिन लेकिन ये, लिखिएगा लेकिन ये अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है। अब आइए पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई बार पूछा गया है। मेरे साथियों, इस शब्द को पकड़िएगा, मूलभूत। मूलभूत को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नींव, लिख सकते हैं आधार, लिख सकते हैं इसको बेस। ठीक है, लिख सकते हैं फंडामेंटल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, फंडामेंटल, फंडामेंटल। इतने शब्दों को लिख सकते हैं मूलभूत के लिए। मेरे साथियों, राज्य का जो शासन होता है, राज्य का शासन में जो डीपीएसपी है वह क्या है, नींव का कार्य करता है, आधार का कार्य करता है, बेस का कार्य करता है, फंडामेंटल का कार्य करता है। यानी कोई भी आप घर बनवाएंगे, ठीक है, यदि आप पक्का मकान बना रहे हैं तो एक नींव भी डालते हैं। देखते हैं ना, कहते हैं ना कि कुर्सी बना गया। मेरे साथियों, जो कुर्सी होता है, क्या उसको आप मान लीजिए घर ऊपर नक्शा खराब बन गया तो क्या कुर्सी सहित उखड़वाते हैं या कुर्सी को छोड़ देते हैं और घर को तोड़वा देते हैं? तो मेरे साथियों, ज्यादातर तो यही होता है कि जो कुर्सी बनाया गया होता है उसको छोड़ देते हैं और जो मकान होता है उसी को तोड़ने का कार्य करते हैं और कुर्सी से दोबारा उठा लेते हैं। तो उसी प्रकार मेरे साथियों, यह भी क्या है, डीपीएसपी राज्य के शासन में मूलभूत है, यानी नींव है, जो घर का नींव है, आधार है, बेस है, फंडामेंटल है। मेरे साथियों, यह अपरिवर्तनीय है, यानी डीपीएसपी को बार बार हम परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे घर के नींव जो है, जो हम कुर्सी बनवाते हैं उसको बार बार हम परिवर्तन नहीं करते हैं। इसीलिए मेरे साथियों, जो डीपीएसपी है वह राज्य के शासन में मूलभूत है, नींव है, इसलिए इसमें परिवर्तन का कोई गुंजाइश नहीं है और डीपीएसपी में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और यही पॉइंट मेरे साथियों पहले लिखवाए थे आपको 6वां पॉइंट में कि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, यानी इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। यह राज्य राज्य सरकार चाहती है तो लागू कर सकती है, नहीं चाहती है तो लागू नहीं कर सकती है। बहुत सारे अनुच्छेद 36 लेकर 51 तक में लागू है और बहुत सारे अनुच्छेद इसमें लागू नहीं है। ठीक है, मैं बता दूंगा कौन कौन से लागू हैं, कौन कौन से लागू नहीं है। ठीक है, तो मेरे साथियों, यह है अनुच्छेद 37। अब चलते हैं अनुच्छेद 38 की तरफ। अनुच्छेद 38 की तरफ लिखिएगा। इसमें क्या है तो अनुच्छेद 38 का लेटर लिख लीजिएगा। राज्य को राज्य को राज्य को लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि करना। राज्य को लोक कल्याणकारी 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 अभिवृद्धि। यही शब्द कई बार पूछ देता है कि भारत राज्य को भारत राज्य को अभिवृद्धि, लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि की बात किसमें करता है? ठीक है, अभिवृद्धि ध है ना, ध कर लीजिएगा, अभिवृद्धि। अगर गलत लिखा हो गया तो एक बार देख लीजिएगा, माइंड में नहीं आ रहा है। अभिवृद्धि ध, ठीक है, अभिवृद्धि। तो राज्य को लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि बनाने की बात किसमें करता है मेरे साथियों? तो अनुच्छेद 38 में करता है। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, इसमें 2 अनुच्छेद और हैं। पहला अनुच्छेद 38 क्लॉज 1, और इसमें क्या है तो इसमें कहता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करवाना। किसका लेटर है? अनुच्छेद 38 का। तो लिख लीजिएगा, इसमें लिखिएगा सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक और राजनीतिक, और राजनीतिक, राजनीतिक
न्याय से न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करवाना, परिपूर्ण व्यवस्था परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना, स्थापित करना। और ये किसका लेटर है मेरे साथियों? तो यह है आपका अनुच्छेद 38 क्लॉज 1 का। अब आते हैं, एक और अनुच्छेद है इसमें, दो हैं, अनुच्छेद 38 क्लॉज 2। मेरे साथियों ये मूल संविधान में नहीं था, तो इसे 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो लिख लीजिएगा 44वें संविधान संशोधन संशोधन। और यह संविधान संशोधन किस सन में हुआ था? तो 1978 में हुआ था। तो लिख लीजिएगा 1978। इसमें है क्या? तो इसमें प्रावधान किया गया है कि आय की असमानता, अवसर की असमानता और प्रतिष्ठा की असमानता को कम करना। तीन शब्द देता है, आय, अवसर और प्रतिष्ठा की असमानता को कम करना। यही तीन शब्द आपको पकड़ना है। पहला लिखिएगा आय, आय मतलब पैसा, आय की असमानता, असमानता, आय की असमानता, अवसर यानी सबको समान अवसर मिलना चाहिए, अवसर की असमानता, अवसर की असमानता, असमानता, प्रतिष्ठा की प्रतिष्ठा की असमानता, असमानता को कम करना, को कम करना। और यह कम करने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो सरकार के पास है, राज्य के पास है। तो तीन शब्द है, तीन शब्द पकड़िएगा। क्या है? आय की असमानता, ठीक है, अवसर की असमानता, और तीसरा है मेरे साथियों प्रतिष्ठा की असमानता को कम करना। तो यह है आपका अनुच्छेद 38। अब चलते हैं मेरे साथियों अनुच्छेद 39 की तरफ। मेरे साथियों अनुच्छेद 39 में 6 आपके अनुच्छेद हैं। क्लास 39 क्लास 1, 39 क्लास 2, ऐसे करके 6 तक है, ठीक है। पहले में क्या है, आइए पढ़ने का कार्य करते हैं। तो पहले अनुच्छेद 39 क्लास 1 लिख देते हैं। मेरे साथियों इसमें है कि प्रावधान किया गया है कि स्त्री हो या पुरुष को आजीविका का पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाया जाएगा, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, उसके लिए आजीविका, नौकरी नहीं, आजीविका। आजीविका का मतलब आपको जीने भर के लिए सरकार कुछ न कुछ मुहैया करवाएगी। इसकी बात किसमें करता है? अनुच्छेद 39 क्लॉज 1 में करता है, ठीक है। लिखिएगा स्त्री और पुरुष को, स्त्री और पुरुष पुरुष के लिए के लिए स्त्री और पुरुष के लिए आजीविका का, आजीविका, आजीविका में कुछ सब कुछ आ जाता है। जैसे आप कोई स्किल है तो उसके आप उसको लेकर आप कोई भी दुकान खोल सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसको आजीविका कहते हैं, अपने घर को चलाने के लिए, ठीक है। स्त्री और पुरुष के लिए आजीविका का पर्याप्त साधन, पर्याप्त साधन साधन उपलब्ध करवाना, उपलब्ध करवाना। यह क्या है आपका अनुच्छेद 39 क्लास 1 है। अब आइए 39 क्लास 2 पे। इस पे क्या है मेरे साथियों? तो अनुच्छेद आपका 39 क्लास 2 में कहता है कि देश के संसाधन, जो भी संसाधन है उसे जनहित में प्रयोग किया जाना चाहिए। तो लिख लीजिएगा देश के संसाधनों को, देश के संसाधनों को, संसाधनों को, संसाधनों को जनहित में प्रयोग करना। किस में प्रयोग करना? जनहित में प्रयोग करना, जनहित में प्रयोग करना, देश के संसाधनों को जनहित में प्रयोग करना। मेरे साथियों इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 39 क्लॉज 3 में। क्लॉज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह ब्रैकेट में है, यानी अनुच्छेद 39 के सब अंतर्गत ही आएंगे। मेरे साथियों अनुच्छेद 39 क्लॉज 3 में क्या है? तो कहता है कि धन और उत्पादन के साधनों को केंद्रीयकरण होने से रोकना। यानी जो धन है यानी पैसा है वह किसी एक व्यक्ति के हाथों में न रह जाए, जो भी उत्पादन के साधन है वह किसी एक व्यक्ति के हाथों में न रह जाए, उसको रोकने का कार्य आपका अनुच्छेद 39 क्लास 3 करता है। तो लिख लीजिएगा धन और धन और धन और उत्पादन के, धन और उत्पादन के
साधनों को साधनों साधनों को धन और उत्पादन के साधनों को केंद्रीयकरण केंद्रीयकरण होने से केंद्रीयकरण होने से रोकना। ये किस अनुच्छेद की बात है? तो 39 क्लॉज 3 की। अब आइए 39 क्लॉज 4 की तरफ चलते हैं। मेरे साथियों, अनुच्छेद 39 क्लॉज 4 में कहता है स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। मान लीजिए आप स्त्री हैं, मैं पुरुष हूँ, 8 घंटा मैं भी कार्य कर रहा हूँ, 8 घंटा आप भी कार्य कर रहे हैं। यदि एक पुरुष को 8 घंटे कार्य करने के बाद 500 मिलता है या 1000 मिलता है, जो भी पैसा मिलता है, यदि स्त्री 8 घंटा कार्य कर रही है तो उसको भी 500 ही मिलेगा, या पुरुष को 1000 मिल रहा है तो स्त्री को भी 1000 मिलना चाहिए। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? तो आपका 39 क्लॉज 4 के तहत। तो लिखिएगा, स्त्री हो या पुरुष, स्त्री मतलब महिला, स्त्री हो या पुरुष हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन देना, समान कार्य के लिए समान वेतन देना। तो स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन देना किसमें है आपका? तो 39 क्लॉज आपका 4। अब आते हैं 39 क्लॉज 5 पे। मेरे साथियों, इसमें क्या है? तो इसमें कहता है कि राज्य नागरिकों की स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। क्या करेगा? नागरिकों की स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। किसके तहत? 39 क्लॉज 5 के तहत। लिखेगा, नागरिकों की स्वास्थ्य की रक्षा करना, स्वास्थ्य की रक्षा करना ये किसमें है आपका? तो 39 क्लॉज 5 में है। इसके बाद है मेरे साथियों 39 क्लॉज 6। मेरे साथियों, यह मूल संविधान में नहीं था, इसलिए इसे 42वां संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे 39 क्लॉज 6 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। इसमें है क्या मेरे साथियों? तो इसमें है कि बच्चों, किशोरों और युवाओं को शोषण होने से बचाना, और कौन बचाएगा? राज्य बचाएगा। ठीक है, लिखिएगा क्या इसमें? बच्चों युवाओं, लिखिएगा बच्चों, किशोरों और युवाओं को शोषण होने से बचाना, उनका शोषण न हो, शोषण होने से बचाना। यह किसका जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। करे तब तो बहुत सारी चीज है, इसीलिए आप नहीं जा सकते हैं। क्या है? न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। अब कहेंगे कि नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना यह सरकार की जिम्मेदारी है। आपको मान लो खांसी आ गई और आपको चाय पीने का मन कर रहा है, तो आप सरकार के पास थोड़ी ना जाएंगे कि मेरा तो स्वास्थ्य खराब था और इसमें लिखा गया है 39 क्लॉज 5 में कि नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना सरकार का जिम्मेदारी है, तो मेरा क्यों नहीं रखा जा रहा है? सरकार बहुत मारेगी, इतना मारेगी कि कभी उठ नहीं पाएंगे, चाहे आप हो चाहे हम हो। ठीक है, तो यह हो सकता है मेरे साथियों, नहीं करिएगा, इसीलिए इसको क्या है? अपरिवर्तनीय बना दिया गया है। तो मेरे साथियों, जो अनुच्छेद 39 है उसमें 6 अनुच्छेद हैं। इन 6 अनुच्छेद को देखने का कार्य किए हैं। एक 39 ए अनुच्छेद है, वह स्वतंत्र अनुच्छेद है आपका, कोई भी ब्रैकेट में नहीं है। जो ब्रैकेट में रहता है मेरे साथियों वह स्वतंत्र अनुच्छेद नहीं होता है, जबकि ब्रैकेट से बाहर जो अनुच्छेद होता है वह स्वतंत्र होता है। जैसे देख लीजिए, यह स्वतंत्र है, अनुच्छेद 39 ए, यह स्वतंत्र है। ठीक है, इसको देख रहे होंगे, कभी बोल रहा था तो क्लॉज 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 कर रहा था, मतलब यह 39 के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जबकि यह 39 से बाहर की बात हो रही है। मेरे साथियों, यह भी मूल संविधान में नहीं था, इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे भारतीय संविधान में 39 ए जगह देकर रख दिया गया, डीपीएसपी में। इसमें है क्या? तो इसमें कहता है
समान न्याय निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करना। तो लिखिएगा समान न्याय और निशुल्क सहायता की व्यवस्था करना। समान न्याय कहता है यानी सबको न्याय समान मिलेगा। समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता और निशुल्क निशुल्क कानूनी सहायता। निशुल्क कानूनी सहायता सहायता प्रदान करना। प्रदान करना। यह किस आर्टिकल की बात हो रहा है? तो आपका 39A क्लॉ 39A की बात हो रहा है और इसे मेरे साथियों 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। मेरे साथियों इसमें है क्या? यानी समान न्याय निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब अब समझ लेते हैं। मेरे साथियों जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और मैं आपका मान लीजिए, मैं तो टीचर नहीं मानता हूँ, एक थोड़ा-सा यह मान लेता हूँ कि मुझे थोड़ा-सा आता है, तो मैं आपको दे दूँ, ठीक है? तो मेरे साथियों मान लीजिए आप और मैं कहीं जाते हैं, हम लोग दोनों लोग मिलते हैं। आप अजनबी हैं, मैं भी आपसे अजनबी हूँ, किसी बात को लेकर हम लोगों में तू-तू मैं-मैं होती है और आप हट्टे-कट्टे जिम वाले व्यक्ति रहते हैं और मुझे क्या करते हैं, बहुत मार देते हैं। इतना मार देते हैं कि इधर का जो मेरा जबड़ा है ऊपर आ जाता है, इधर वाला जबड़ा नीचे आ जाता है। यह जो आँख है, इधर से आँख इधर आ जाता है, इधर वाला आँख इधर आता है और जो दिमाग इधर छोटा वाला दिमाग है या बड़े वाले दिमाग के पास आ जाता है, जो बड़े वाला दिमाग है वह छोटे दिमाग के पास चला जाता है। मतलब इतना मार देते हैं। जब मार देंगे तो मेरे साथियों मैं क्या करूँगा? एफआईआर करवाऊँगा कि नहीं करवाऊँगा? बिल्कुल करवाऊँगा, एफआईआर करवा देता हूँ। मैं साथियों जब न्यायालय हम लोग दोनों लोग जाएँगे तो मैं हो जाऊँगा पीड़िता क्योंकि मैं पिटाया हूँ। क्या हो जाऊँगा? पीड़िता और आप हो जाएँगे अभियुक्त यानी आरोपी। तो मेरे साथियों यहीं पे एक बात है, जब मैं पीड़िता हूँ तो मुझे सरकारी वकील मिलेगा और आप आरोपी हैं, अभियुक्त हैं तो आपको मिलेगा एक प्राइवेट वकील, कभी भी आपको सरकारी वकील नहीं मिल सकता है। मेरे साथियों यहाँ पे देखिए समान न्याय की बात हो रहा है और निःशुल्क जो सरकारी आपका वकील होगा मुझसे पैसा नहीं लेगा और मुझे देखेगा कि आपको कहाँ-कहाँ चोट लगी है ऐसे-ऐसे अच्छा सरकारी वकील का दबदबा रहता है भाई। कभी भी आप न्यायालय में जाके देखिएगा सरकारी जो वकील होगा उसकी बात और प्राइवेट जो वकील होगा उसकी बात थोड़ा-सा अलग होगा, ठीक है? तो मेरे साथियों हमको एक सरकारी वकील मिलेगा, आप आरोपी हैं तो आपको क्या मिलेगा? एक प्राइवेट वकील मिलेगा, आपसे मज़े का पैसा लेगा कि उस व्यक्ति को इतना मारे हो, तो जज भी देखेगा, तो मेडिकल वह भी लगाया, मैं भी मेडिकल करवा के जाऊँगा, ठीक है? तो मेरा भी केस थोड़ा-सा हाई लेवल का हो जाएगा, आप भी एक को हाई लेवल का वकील करेंगे, तो एक हियरिंग का कितना लेगा? 20 लाख लेगा। मान लीजिए 10 हियरिंग हो तो मान लीजिए आपको आपका कितना हो जाएगा? 1 करोड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सोचिए मेरा एक भी रुपया नहीं लगेगा, आपका कुछ लगेगा और अंत में जज को फैसला देना होता है। हो सकता है कि जज देखते हुए आपकी तरफ फैसला सुनाए कि यह व्यक्ति इस व्यक्ति को मारा है और यह 2 साल का कारावास इसको मिलेगा और इतना दंड दिया जाएगा, ऐसे दे सकता है। इसीलिए इसको बोला जाता है मेरे साथियों समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का व्यवस्था करना, ठीक है? आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ। मेरे साथियों नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। यह बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है मेरे साथियों। कई बार आपके हर बार बार-बार कहिए, हज़ार बार कहिए इससे प्रश्न बना हुआ है, इसलिए इसको भी याद कर लीजिएगा। बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें है क्या मेरे साथियों? तो इसमें है पंचायत का गठन। तो लिख लीजिएगा पंचायत का गठन, पंचायत का गठन और इसके लिए मेरे साथियों इसी में सशक्तिकरण की बात करता है। सशक्तिकरण करना, सशक्तिकरण करना। क्या है? सशक्तिकरण करना। ठीक है? सशक्तिकरण करने का मतलब ये है मेरे साथियों कि पंचायत को इतना तो शक्ति दे देना कि कम से कम यह जो गाँव की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो भी छोटी-मोटी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसको ग्राम प्रधान अपने शक्ति के अंतर्गत कर ले। मेरे साथियों जो आपका अनुच्छेद 40 है, वह गांधीवादी विचारधारा पे आधारित है। किस पे आधारित है? गांधीवादी विचारधारा पे आधारित है। कई बार यह भी पूछा गया है। ठीक है? इतना ही अनुच्छेद है यह। अब आते हैं अनुच्छेद 41 के तहत तरफ, ठीक है? तहत नहीं तरफ। मेरे साथियों अनुच्छेद 41, 42 और 43 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
ठीक है। अनुच्छेद 41 में मेरे साथियों 5 शब्द दिया गया है। पहला, यदि 5 सेंटेंस को पकड़ लेते हैं, अनुच्छेद 41 कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं। पहला, काम का अधिकार। पहला क्या बोलता है? काम का अधिकार। दूसरा, बेरोजगारी। तीसरा, बीमारी। और चौथा मेरे साथियों कहता है बुढ़ापा। और पांचवा है मेरे साथियों दिव्यांगता, या उसी को कहते हैं विकलांगता। और इसमें सहायता प्रदान करेगा कौन? राज्य सरकार। यानी राज्य सरकार मेरे साथियों, कहने का मतलब राज्य सरकार बहुत एक ऐसा व्यापक शब्द है जिसमें केंद्र का भी सरकार आ जाएगा और राज्य का जो प्रांतों में आपके सरकार है वह भी आ जाते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, लिखिएगा क्या बोल रहा है इसमें 5 शब्द, तो लिखिएगा काम का अधिकार। काम का अधिकार पहला। दूसरा, दूसरा शब्द है बेरोजगारी। बेरोजगारी। और तीसरा है मेरे साथियों बीमारी। क्या है? बीमारी। और चौथा है मेरे साथियों बुढ़ापा। बुढ़ापा, या इसी को बोलते हैं वृद्धावस्था। और एक और है मेरे साथियों विकलांगता। विकलांगता। अब मेरे साथियों विकलांगता शब्द नहीं देता है, अब इसके स्थान पे देता है दिव्यांगता। तो लिख सकते हैं विकलांगता के जगह पे। अब मैं लिख दिया हूं तो क्या मिटाऊं? ठीक है, लिख लीजिएगा आप। तो मेरे साथियों गांधीवादी को छोड़ दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, तो मेरे साथियों ये जो 5 शब्द है इसी में सहायता प्रदान करना। सहायता प्रदान करना। और सहायता प्रदान कौन करेगा? सहायता प्रदान मेरे साथियों आपके राज्य या केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, तो मेरे साथियों अनुच्छेद 41 यह है। 42 क्या कहता है? तो 42 कहता है मेरे साथियों काम के लिए, काम के लिए न्याय संगत, काम के लिए मजदूरों के लिए, मजदूरों के लिए न्याय संगत तथा जो उनके लिए उचित वातावरण हो। क्या हो? उचित वातावरण हो वह तैयार करना। और कौन तैयार करेगा? राज्य सरकार करेगी। ठीक है, कौन तैयार करेगा? राज्य सरकार तैयार करेगी। तथा इन्हीं अनुच्छेद के साथ मेरे साथियों महिलाओं को प्रसूति सहायता भी प्रदान किया जाता है। पहले लिख लेते हैं तब बता देता हूं मेरे साथियों। लिखिएगा मजदूरों के लिए, किनके लिए? मजदूरों के लिए, मजदूरों के लिए न्याय संगत, न्याय संगत तथा, न्याय संगत तथा स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ, स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ वातावरण तैयार करना, तैयार करना। यह क्यों कहता है? तो मजदूरों के लिए न्याय संगत, यानी जो उनके लिए न्याय संगत हो। क्यों? उनके स्वास्थ्य यानी स्वस्थ वातावरण तैयार करना। मतलब मजदूर काम करें तो ऐसे गंदगी जगह नहीं करें जहां पे उनकी तबीयत खराब हो जाए। ठीक है, इसलिए क्या बोल रहा है? मजदूरों के लिए न्याय संगत तथा स्वस्थ वातावरण, या स्वच्छ लिख लीजिएगा, स्वच्छ ऐसे कर लीजिएगा, एक ऐसे कर लीजिएगा, सॉरी, स्वच्छ वातावरण तैयार करना, स्वच्छ वातावरण तैयार करना तथा महिलाओं के लिए, लिख लीजिएगा महिलाओं, महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता की व्यवस्था करना। प्रसूति, प्रसूति सहायता की, प्रसूति सहायता की, सहायता की व्यवस्था करना। प्रसूति सहायता की व्यवस्था करना। तो मेरे साथियों यह किस आर्टिकल की बात हो रहा है? तो यह है आपका अनुच्छेद 42। कहता क्या है? मजदूरों के लिए न्याय संगत और आपका स्वच्छ वातावरण तैयार करने की बात कर रहा है। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों कहता है कि महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता की व्यवस्था करना। कहने का मतलब यह है कि महिला प्रसूति का मतलब क्या है? तो महिला प्रसूति का मतलब यह है कि जब हमारी वाइफ आएंगे, आपकी वाइफ आएंगे, तो वह भी प्रेग्नेंस होंगी। ठीक है, या मान लीजिए कोई भी महिला प्रेगनेंसी के दौरान उनको क्या-क्या सरकार आपकी सहायता उपलब्ध करवाती है, क्या-क्या उनको योजना उपलब्ध करवाती है, क्या-क्या उनके लिए की है, इसका प्रावधान मेरे साथियों अनुच्छेद 42 में है। यानी मान लीजिए कोई हमारे घर की बेटी बहू है, या मान लीजिए बेटी बहू तो क्या अभी आएंगी, अभी तो इतने छोटे हम खुद ही हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारी पत्नी आई, ठीक है, और मेरी पत्नी आई मेरे साथियों, और वह कोई अच्छा पोस्ट नौकरी पा गई, सरकारी नौकरी पा गई। जब नौकरी पा गई तो वह भी प्रेग्नेंट होंगी, हुईबे करेंगी। प्रेग्नेंट होने के बाद मेरे साथियों मान लीजिए
6 महीने बीत गया, कोई भी महिला का या हम हुए हों या आप हुए हैं, 9 महीने में हम लोग हो जाते हैं, कोई भी हो जाता है, ठीक है? मेरे साथियों, जैसे ही 6वां या 7वां महीना किसी भी महिला का होता है, तो थोड़ा-सा काम करना या खड़े रहना, ठीक है? खड़े रहना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, किसी भी महिला को, चाहे मेरी पत्नी को हो, चाहे मेरी बहन को हो, चाहे कोई भी हो, मेरी भाभी को हो। मेरे साथियों, यदि मेरी भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी या कोई भी काम करता है, तो सोचिए कि खड़ा होना मुश्किल है, तो क्या वो जॉब कर सकती है, नौकरी कर सकती है? नहीं। तो क्या सरकार इसके लिए कुछ करता है? बिल्कुल करता है। सरकार मेरे साथियों, जब भी प्रेगनेंसी होता है महिलाओं को 24 सप्ताह छुट्टी देता है। कितना? 24 सप्ताह छुट्टी देता है। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, बच्चों को पालने के लिए भी अतिरिक्त छुट्टियाँ दे सकता है। इसमें आपका पैसा-वैसा नहीं कटेगा। और यही आपका सेम नियम आपके जो प्राइवेट सेक्टर हैं, प्राइवेट नहीं, प्राइवेट सेक्टर हैं, उनके लिए भी आपका यही नियम लागू किया जाता है। ठीक है? अब कोई भी हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी आपका काम करने वाले हैं, वहाँ पे कहेंगे कि मुझे 24 सप्ताह छुट्टी दे दीजिए, ऐसा आर्टिकल में लिखा है, तो बहुत मार मारेगा, ठीक है? ऐसा नहीं देगा। लेकिन हाँ, बड़ी-बड़ी कंपनियों में ऐसा होता है, जहाँ पे आप पुराने कर्मचारी वहाँ के हो गए होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ऐसा आपकी जो साधन है, उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है? तो आइए, अब चलते हैं मेरे साथियों अनुच्छेद अनुच्छेद 43 की तरफ। मेरे साथियों, अनुच्छेद 43 में कहता है, देखिए, अनुच्छेद 41 में कहता है काम का अधिकार। अब देखिए, काम मिल जाता है, काम मिलने के बाद काम कैसे किया जाएगा? तो हम काम करेंगे न्याय संगत और स्वच्छ वातावरण में करेंगे। यहाँ पे काम देता है, यहाँ पे स्वच्छ वातावरण तैयार करता है और यहाँ पे मेरे साथियों कहता है कि मजदूरों को जीवन निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करना। किसमें? 43 में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे से ये 3 आर्टिकल जुड़े हुए हैं। लिखिएगा, मजदूरों के लिए मजदूरों के लिए मजदूरों के लिए जीवन निर्वाह जीवन निर्वाह जीवन निर्वाह मजदूरी की मजदूरी की मजदूरी की व्यवस्था करना मजदूरी की व्यवस्था करना करना तथा ये एक इसमें तथा भी देता है, तथा लघु उद्योगों का, जो छोटे-छोटे लघु कुटीर उद्योगों का कुटीर उद्योगों का कुटीर उद्योगों का विकास करना। लोग जो तथा लघु कुटीर उद्योगों का विकास करना, ठीक है? विकास करना। कहने का मतलब यह है मेरे साथियों, इसमें 2 सेंटेंस देता है, आधा-आधा बात कहता है। क्या कहता है? कि मजदूरों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करना। एक तो यह सेंटेंस इतना देता है, एक है। तथा कहता है कि लघु कुटीर उद्योग का विकास करना, यह दूसरा सेंटेंस है। मेरे साथियों, कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी आप रहते होंगे, जैसे मेरा भी इलाका गाजीपुर है, तो हम लोग गाजीपुर से संबंधित हैं। मान लीजिए आप कहीं और से होंगे, तो जहाँ पे आप स्थानीय आपका क्षेत्र होगा, वहाँ पे कुछ ऐसे बनाया जाता होगा, जो अदर क्षेत्र में या अदर इलाकों में मेरे साथियों नहीं बनाया जाता होगा। बहुत सारे ऐसे आपके छोटे-छोटे कुटीर उद्योग होते हैं, जो अन्य जगहों पे नहीं बनाया जाता है। ठीक है? उन्हीं का विकास करने का आपका प्रावधान अनुच्छेद 43 में किया गया है। ठीक है? यह छोटा-सा ध्यान बस रखिएगा। मेरे साथियों, अब चलते हैं अनुच्छेद 44 की तरफ। इसमें क्या है? तो इसमें है मेरे साथियों, समान समान नागरिक समान नागरिक संहिता का प्रावधान का संहिता का प्रावधान समान नागरिक संहिता का प्रावधान, ठीक है? और मेरे साथियों, इसको बोलते हैं क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। तो मेरे साथियों, समान नागरिक संहिता का प्रावधान है, किसमें है? अनुच्छेद 44 में है। मेरे साथियों, समान नागरिक संहिता का प्रावधान कहने का मतलब क्या है? कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है। तो मेरे साथियों, समान नागरिक संहिता का प्रावधान कहने का मतलब यह है कि वह कानून जो सबके लिए समान रूप से लागू हो, उसे समान नागरिक संहिता कहा जाता है।
अब ये बताइए, क्या एक कानून सभी के लिए, सभी धर्मों के लिए लागू हो सकता है? तो कहेंगे कि सर हाँ, कुछ तो हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो कुछ ऐसे कानून होते हैं मेरे साथियों, जहाँ पे सभी धर्मों के लिए लागू नहीं होते हैं। जैसे विवाह, विवाह एक ऐसा मुद्दा है मेरे साथियों, जो सभी धर्मों के लिए लागू एक जैसा नहीं होता है। हमारे यदि आप हिंदू धर्म से हैं, तो लड़की क्या करती है? एक लाल वस्त्र का साड़ी पहनती है। यदि हम मुस्लिम हैं, तो क्या पहनेंगे? आपका एक निकाब पहनेंगे। निकाब कैसा होता है? काला होता है। और मान लीजिए मेरे साथियों, यदि हिंदू धर्म में कोई लड़की शादी हो रहा है आपका, और जयमाला में काली एकदम काला साड़ी पहन के आ जाती है, आप एकदम क्या हो जाएँगे? वहीं पे कहेंगे कि मैं शादी आज इससे नहीं करूँगा, क्योंकि हिंदू धर्म में शुभ अवसरों पे काला जो वस्त्र है उसको नहीं माना गया है। या मान लीजिए आप ईसाई हैं, तब क्या करेंगे? सफ़ेद वस्त्र पहनेंगे। और मान लीजिए कोई स्त्री एकदम चटकार का मतलब चटकार सफ़ेद रंग की साड़ी पहन के जयमाला पे आ रही है, तो एक तो आप हैं, बमक जाएँगे एकदम, ये तो अभी हम ज़िंदा हैं, ये हमको मारने के चक्कर में है, क्या ड्रम में भरेगी क्या ये? ऐसे आप सोचने लगेंगे। तो मेरे साथियों, कुछ ऐसे आपके नियम हैं, कानून हैं, जो सब पे लागू नहीं होता है। वैसे ही आपके तलाक है, तलाक का मुद्दा, शादी को हटा दीजिए। तलाक का मुद्दा, हिंदू धर्म में मान लीजिए पत्नी आज कह दे कि ए जी हमको खाना नहीं बनाने का मन कर रहा है, हम नहीं बनाएँगे। आप कहेंगे तलाक, 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 कहेगी झापड़, झापड़, झापड़। और यही मेरे साथियों, यदि हम मुस्लिम धर्म में हैं और मान लीजिए कोई शौहर बोल दिया, तो तलाक, 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 हालत खराब हो जाएगी पत्नी की। तो मेरे साथियों, हम लोग तलाक, तलाक, तलाक करें, तो हम लोग पे हो सकता है कि गाल पे इस पे 5, इस पे 10, और पीठ पे हाथ भी लगेगा और पैर भी, मतलब 20 छापा पड़ जाएगा, इतना पड़ेगा। तो मेरे साथियों, कुछ ऐसे कानून हैं, जो सभी धर्मों के लिए लागू नहीं होते हैं। और मेरे साथियों, क्या तो ऐसे लागू नहीं होते हैं, तो क्या यह अनुच्छेद लागू है? तो हाँ मेरे साथियों, सर्वप्रथम तो यह गोवा में लागू हुआ था। कहाँ पे लागू हुआ था? गोवा में। गोवा के बाद क्या लागू हुआ? तो हाँ मेरे साथियों, हाल में आपके 4 राज्यों में लागू है, अर्थात कुल टोटल मिला के अभी तक 5 राज्यों में लागू है। गोवा के बाद मेरे साथियों सर्वप्रथम ये उत्तराखंड में लागू हुआ, उत्तराखंड के बाद गुजरात में लागू हुआ, गुजरात के बाद असम में, असम के बाद अभी हाल ही में जुलाई की बात है, आपके मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। तो मेरे साथियों, आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। लिखिएगा, लिखिएगा, उदाहरण लिख लीजिएगा। उदाहरण विवाह, विवाह, ठीक है? विवाह के बाद लिखिएगा तलाक, तलाक, ठीक है? उत्तराधिकार, उत्तरा उत्तराधिकार, ठीक है? उत्तराधिकार, गोद, गोद लेने की प्रक्रिया, गोद लेने की प्रक्रिया, और कई कार्य ईटीसी कर लीजिएगा, ईटीसी, ठीक है? तो कुछ ऐसे अधिकार हैं मेरे साथियों, उदाहरण हैं, जो सभी धर्मों के लिए अलग-अलग हैं। अब लिख लीजिएगा, यह लागू कहाँ-कहाँ पे है? लागू, लागू, तो लिख लीजिएगा सर्वप्रथम, सर्वप्रथम यह कहाँ पे लागू किया गया था? तो सर्वप्रथम इसे गोवा में लागू किया गया था। अभी तक अब कहाँ लागू है? तो पहले मेरे साथियों लिख लीजिएगा उत्तराखंड। यह कहाँ लागू है? उत्तराखंड में लागू किया गया। इसके बाद यह गुजरात में लागू हुआ, गुजरात में। इसके बाद मेरे साथियों यह असम में लागू हुआ। कहाँ पे? असम में। इसके बाद मेरे साथियों आपका हाल ही में एमपी में लागू हुआ है। तो आपका एक राज्य, ये 2, 3 और 4, और ये कितने हो गए? 5 हो गए। तो मेरे साथियों अभी कितने राज्यों में लागू है? तो यह 5 राज्यों में लागू है, ध्यान में रखिएगा। मेरे साथियों यदि हम बात करें, तो क्या यह जिस राज्य में लागू है, क्या वहाँ पे सभी कानून सबके लिए समान होता है? तो अब यहाँ पे मैटर मेरे साथियों बढ़ जाएगा, और यहाँ पे आपको कहना पड़ेगा कि हाँ सर, यदि मान लीजिए कि गोवा का यदि कोई मुस्लिम धर्म का कोई व्यक्ति रहता है और अपनी पत्नी को कह देता है, मैं तलाक दे रहा हूँ तुम्हें, तलाक, 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 तो उसे मेरे साथियों भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय कानून के अनुसार गोवा में उसे मान्य नहीं किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम धर्म में मेरे साथियों शरीयत के हिसाब से कानून चलता है। तो वहाँ पे कुछ मैटर यदि मान लीजिए यदि आपस में करते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन वह मैटर यदि न्यायालय तक जाता है, तो
उसे औरत को या उस महिला को मेरे साथियों, औरत छोड़िए, उस महिला को उनके शौहर तलाक नहीं दे सकते हैं। तो यह कहाँ-कहाँ की बात है? उत्तराखंड, गुजरात, आप असम और एमपी। क्या अब सोचिए, क्या समान नागरिक संहिता क्या बिहार में, क्या उत्तर प्रदेश में, हर एक राज्य में लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लागू यदि होगा मेरे साथियों, यदि उत्तर प्रदेश में, तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है? अब आइए चलते हैं अनुच्छेद 45 की तरफ। तो लिखिएगा अनुच्छेद 45। मेरे साथियों अनुच्छेद 45 में है क्या? तो इसमें कहता है मेरे साथियों कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 6 वर्ष से कम आयु की बच्चों को देख-रेख करना तथा उनके शिक्षा का प्रबंधन करना। कौन करेगा? सरकार करेगी, हम नहीं करेंगे, सरकार का। ठीक है? लिखिएगा 6 वर्ष से कम आयु के कम आयु के कम आयु के बच्चों की देख-रेख करना, बच्चों की देख-रेख करना देख-रेख करना तथा उनका 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 शिक्षा का प्रबंधन करना तथा उनका शिक्षा का शिक्षा का प्रबंधन करना शिक्षा का प्रबंधन करना उनकी शिक्षा का प्रबंधन करना। यह किसमें कहता है मेरे साथियों? तो ये आपका कहता है अनुच्छेद 45 में। अब चलिए आते हैं हम लोग 46 की तरफ। मेरे साथियों अनुच्छेद 46 में क्या है? तो अनुच्छेद 46 में कहता है एससी एसटी और एससी एसटी और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शिक्षा में और आर्थिक हितों में आगे बढ़ाए जाने का कार्य इसी में है। ठीक है? इसको हम लोग डिटेल से जान लेते हैं कि इसमें क्या कहता है। अभी टूटे-फूटे शब्दों में बता दिए हैं। मेरे साथियों इसमें कहता है एससी और एसटी तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए राज्य सरकार शिक्षा में मदद करेगी, आर्थिक में मदद करेगी। यानी शिक्षा में हमको जो हेल्प चाहिए वह करेगी और इसमें भी करेगी, यानी मनी में भी करेगी। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 46 के तहत। लिखिएगा एससी एसटी और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा कैसा? शिक्षा एवं आर्थिक सहायता देना। शिक्षा एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना। आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो मेरे साथियों यह किस अनुच्छेद की बात हो रहा है? तो यह आपका बात हो रहा है अनुच्छेद 46 का और कहता है एससी एसटी और पिछड़े वर्ग के लोगों। थोड़ा सा बस शब्द को चेंज कर लीजिएगा मेरे साथियों। पिछड़े ऐसे कर लीजिएगा एससी एसटी तथा दुर्बल लोगों के लिए। आपका पिछड़े वर्ग में तो ओबीसी आ जाएगा, दुर्बल लोगों ऐसे कर लीजिएगा, ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा। दुर्बल लोगों के लिए शिक्षा आर्थिक, ठीक है, शिक्षा आर्थिक में सहायता प्रदान करना। अब सही सेंटेंस हो गया है। मेरे साथियों इस अनुच्छेद का आप उदाहरण खुद ही अपने मोबाइल में ही देख सकते हैं। जैसे कैसे? मान लीजिए मेरे साथियों आप सरकारी रिजल्ट पे जाते हैं, यहाँ पे SARKARI सरकारी .com RESULT रिजल्ट कॉम डालते हैं। कोई भी एप्लीकेशन देखते हैं तो देखिएगा जर्नल और ओबीसी का जो फीस होता है, क्या यह सेम होता है? बिल्कुल सेम होता है। जनरल और ओबीसी का फीस सेम होता है। एससी और एसटी का क्या होता है मेरे साथियों? फीस सेम होता है। तो देखिए यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? जनरल का अलग होता है, हमसे एससी और एसटी कमजोर हैं इसलिए उनको आर्थिक सहायता दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों जो आपका बीईडी यानी बीएड होता है, बीएड में मेरे साथियों एससी और एसटी के लिए
कम फीस में यानी 0 रुपया में आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, एमए में भी यदि आप करवाना चाहते हैं तो आ सकता है, हो सकता है। ठीक है, जबकि जनरल और ओबीसी को पैसा देना पड़ता है, ध्यान में रखिएगा मेरे साथियों। इसके अतिरिक्त आप देखते होंगे कि स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की गई है, छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की जाती है और एससी एसटी जो लोग हैं, वर्ग के लोग हैं, उनको दिया जाता है। ठीक है, कहाँ से? यही अनुच्छेद 46 के तहत ही दिया जाता है। कौन देता है? सरकार देती है। मेरे साथियों, अब चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 47 की तरफ। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा मिटाना पड़ेगा। तो आशा करता हूं मेरे साथियों स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट अनुच्छेद 47 की तरफ। तो इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं मेरे साथियों अनुच्छेद 47 की तरफ। तो पहले आइए हेडिंग बना लेते हैं, अनुच्छेद 47। मेरे साथियों अनुच्छेद 47 में कहता है नागरिकों को पोषण आहार देना, साथ ही साथ लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करना। इसके अलावा मेरे साथियों कहता है शराब एवं अन्य नशीले पदार्थों पर बिक्री पर रोक लगाने की जिम्मेदारी अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है। तो आइए लिख लेते हैं, नागरिकों को नागरिकों को नागरिकों को पोषण आहार देना, पोषण आहार देना, आहार आहार देना देना और उनके स्वास्थ्य की उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रक्षा करना तथा शराब एवं शराब शराब एवं शराब एवं अन्य नशीले पदार्थ जैसे जैसे पान बीड़ी गुटखा सिगरेट अफीम हीरोइन और शिल्पा शेट्टी की बात नहीं किया जा रहा है, किसी हीरोइन की नहीं, हीरोइन, गांजा, ठीक है, गांजा, तंबाकू, ठीक है। और एक आता है ताड़ का रस पर प्रतिबंध लगा सकता है और बिहार सरकार ने शराब पे प्रतिबंध लगाया है। अन्य नशीले पदार्थ पे तो नहीं लगाया है, लेकिन इस पे लगाया है। यानी अनुच्छेद 47 का प्रयोग करके बिहार सरकार ने इतने नशीले पदार्थों में से शराब पर ही प्रतिबंध लगाया है। अन्य राज्य तो वह भी नहीं लगाया है। मान लीजिए तो बिहार तो लगाया भी है, लेकिन अन्य राज्य में तो धड़ल्ले से बिकता है। बिहार के लोग यूपी में आते हैं, भरौली, ठीक है, भरौली साइड एरिया में, और पी के चले जाते हैं, ठीक है। तो शराब एवं अन्य नशीले पदार्थ जैसे पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, अफीम, हीरोइन, तम्बाकू, गांजा, ताड़, ठीक है, पुकार, रजनीगंधा, ठीक है, आप जो भी खाते हैं, कैश खाते हैं, आप जो भी खाते होंगे ईटीसी, सब पे प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 47 के तहत। अब आइए अनुच्छेद 48 के तरफ चलते हैं। मेरे साथियों अनुच्छेद 48 में क्या है? तो इसमें कहता है कृषि एवं पशुपालन का विकास करना तथा गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाना। लिख लीजिएगा, कृषि एवं पशुपालन का विकास करना तथा गाय एवं अन्य दुधारू
पशुओं की हत्या पर रोक लगाना, पशुओं की हत्या पर की हत्या पर रोक लगाना, रोक लगाना। ठीक है, यह किस अनुच्छेद की बात हो रहा है? अनुच्छेद आपका 48। मेरे साथियों, इसमें अनुच्छेद 48 ए भी है। ठीक है, अनुच्छेद 48 ए भी है और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। और इसमें है क्या? तो इसमें है पर्यावरण का संरक्षण। क्या है? लिख लीजिएगा, पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण का प्रावधान, का प्रावधान है, का प्रावधान है। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण का प्रावधान किसमें है? तो आपके अनुच्छेद 48 ए में है। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, जब पर्यावरण का संरक्षण की बात किया जाता है तो अनुच्छेद 21 भी आ जाता है और मूल अधिकार का एक और अनुच्छेद इसमें आ जाता है। ठीक है, जिसका नाम है आपका अनुच्छेद 51, आपका जी 7 आ जाता है। 7 नंबर पे जब आप पढ़ेंगे ना मूल कर्तव्य में, तो वहां पे भी लिखा है पर्यावरण का संरक्षण, लेकिन यहाँ पे राज्य को दिया गया है। ठीक है, राज्य को है। ठीक है, जबकि मौलिक कर्तव्य में हमारा अधिकार, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने पर्यावरण का संरक्षण करें। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं अनुच्छेद 49 की तरफ। अनुच्छेद 49 मेरे साथियों, अनुच्छेद 49 में क्या है? तो अनुच्छेद 49 में कहता है भारत में जितने भी राष्ट्र महत्व के स्मारक हैं, उनकी वस्तुएं हैं, उनके स्थान हैं, उनका संरक्षण करने का जिम्मेदारी राज्य को दिया गया है। लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय महत्व के, राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारक, सभी स्मारक, सभी स्मारक वस्तु स्थान, स्थान का संरक्षण करना, स्थान का संरक्षण करना, संरक्षण करना, यह किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, अब आइए अनुच्छेद 50 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 50 में क्या कहता है? तो मेरे साथियों, अनुच्छेद 50 में कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो भी कार्य हैं वह अलग अलग कर दिया जाएगा। लिख लीजिएगा, लिखिएगा क्या बोल रहा है? कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के, और न्यायपालिका, न्यायपालिका में कौन आएगा? आपका जिला न्यायालय आ जाएगा, हाई कोर्ट आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद सब किस में आते हैं? कार्यपालिका में। तो लिखिएगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण, पृथक्करण यानी बंटवारा किसमें है? 50 में है। लिखिएगा, अनुच्छेद आपका 51 में क्या है? तो मेरे साथियों, अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने का प्रावधान किसमें है? बनाए रखना का प्रावधान किसमें है? तो आपका अनुच्छेद 51 में है। मेरे साथियों, जब हम लोग अनुच्छेद 43 पढ़ रहे थे तो 2 अनुच्छेद छूट गया था। आपका अनुच्छेद 43 ए, यह आपका छूट गया था। एक 43 बी है, याद आया है माइंड में तो बता दे रहे हैं। ठीक है मेरे साथियों, जो अनुच्छेद 43 ए है इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। इसमें है क्या? तो इसमें कहा गया था कि उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों को भागीदार बनाना। लिख लीजिए, अभी समझा दे रहा हूं, लिखिएगा, उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों को भागीदार बनाना, मजदूरों को भागीदार बनाना, भागीदार बनाना, यह किसमें कहता है? तो आपका कहता है 43 ए, और 43 ए किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। मेरे साथियों, यदि आप एक फिल्म देखे होंगे जिसका नाम है लाडला,
क्या नाम है? फिल्म। फिल्म है FILM, लाडला, ला, जिसमें हीरो रहते हैं अनिल कपूर। कौन रहते हैं? अनिल कपूर। अनिल कपूर मेरे साथियों किसी कंपनी में कार्य करते हैं और उस कंपनी में यूनियन लीडर की भूमिका में रहते हैं। तो जो यूनियन लीडर की भूमिका में जो भी उद्योग के मजदूर रहते हैं, उन मजदूरों का भी उस कंपनी में कुछ वर्चस्व रहता है। इसीलिए उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों को भी भागीदार बनाया जाता है। यदि मजदूरों को कुछ हुआ तो यूनियन लीडर कह देता है कि आज से काम बंद। पूरे मजदूर जितने भी मजदूर हैं वह काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए मजदूरों को भी आपकी उस कंपनी में प्रॉफिट जब होती है तो उनका 1% आधा परसेंट भी शेयर दिया जाता है। ठीक है? किस अनुच्छेद के तहत? तो 43A के तहत। अब आइए एक नेक्स्ट अनुच्छेद पे चर्चा कर लेते हैं जो छूट गया था, 43B। मेरे साथियों इसे जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन 2011 और 12। इसमें है क्या? तो सहकारी संस्थाओं की उन्नति करना की बात कहता है। सहकारी सहकारी संस्थाओं की, लिख लीजिएगा, संस्थाओं की उन्नति करना। सहकारी संस्थाओं की उन्नति करना। मेरे साथियों सहकारी संस्था क्या है? ये क्या होता है? तो मेरे साथियों मान लीजिए जैसे आप बिहार PCS की तैयारी कर रहे हैं, PCS निकल गया कोई बात नहीं, आपका दोस्त का नहीं निकला, दोस्त का निकल गया, आपका नहीं निकला तो हालत खराब हो जाएगा। मान लीजिए आपका निकल गया, दोस्त का नहीं निकला, ठीक है? तो दोस्त क्या करता है और दोस्त के साथ उसके 5 दोस्त का नहीं निकले, तो पांचों दोस्त मिलकर क्या करते हैं, एक एक संस्था बनाते हैं और कहते हैं, प्राइवेट संस्था, और कहते हैं कि देखो यार मुझसे तो बिहार PCS नहीं निकला, लेकिन जो भी भावी प्रत्याशी होगा जो तैयारी करना चाहता है, यदि वह गरीब है, उसके पास पुस्तक नहीं है कि बिहार PCS का कंटेंट कहाँ से मिले, हम क्या करते हैं कि जितने भी बिहार PCS के बच्चे हैं जो तैयारी करके बन गए हैं, DM बन गए, SDM हो गए हैं, कुछ न कुछ पोस्ट पे चले गए हैं, उनसे क्या करते हैं कि पूरे बुक ले लेते हैं, नोट्स ले लेते हैं और जो भी तैयारी करना चाहते हैं उसको हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो मेरे साथियों जब ऐसी संस्था आप डेवलप कर लेते हैं, आप स्थापना कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं सहकारी संस्था। क्या बोलते हैं? सहकारी संस्था। ठीक है? तो मेरे साथियों जितने भी अनुच्छेद थे आपके DPSP में, उन सभी अनुच्छेदों को देखने का कार्य किए हैं। अब DPSP से संबंधित कुछ कथन देख लेते हैं, तो लिख लीजिएगा DPSP से संबंधित DPSP से संबंधित DPSP से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन, कुछ महत्वपूर्ण कथन। यह कथन याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला, सर्वप्रथम ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन। मेरे साथियों ग्रेनविल ऑस्टिन ने, किसने? ग्रेनविल ऑस्टिन ने मेरे साथियों DPSP को संविधान का आत्मा कहा है, कई बार पूछता है। लिख लीजिएगा DPSP को संविधान का आत्मा कहा, संविधान का आत्मा कहा। किसने कहा? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों आइए नेक्स्ट बात करते हैं। लिखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेरे साथियों DPSP के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, DPSP भारत में आर्थिक, DPSP भारत में क्या? आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए जरूरी है। कौन कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। क्या कहा है? लिख लीजिएगा DPSP भारत में आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए जरूरी है। यह बात किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अब आइए एक और देख लेते हैं, नसीरुद्दीन। लिखिएगा नसीरुद्दीन।
मेरे साथियों यह डीपीएसपी को 9 वर्ष की शुभकामनाएं कहा है। किसने? नसीरुद्दीन ने। लिख लीजिएगा, 9 वर्ष की शुभकामनाएं कहा है। 9 वर्ष की शुभ कामनाएं, शुभ कामनाएं कहा है। किसने कहा है मेरे साथियों? तो नसीरुद्दीन ने कहा है। अब आइए, एक है व्यक्ति के एम पढ़कर। लिख लीजिएगा, के एम पढ़कर। मेरे साथियों के एम पढ़कर ने डीपीएसपी के बारे में कहा है कि डीपीएसपी भारत में सामाजिक क्रांति लाने का कार्य करेगा। लिख लीजिएगा, क्या कहते हैं? लिखिएगा, डीपीएसपी भारत में, डीपीएसपी भारत में सामाजिक क्रांति, कैसी क्रांति? सामाजिक क्रांति, क्रांति लाने का कार्य करेगा, कार्य करेगा। डीपीएसपी भारत में सामाजिक क्रांति लाने का कार्य करेगा। मेरे साथियों एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है, के से स्टार्ट है, केटी शाह। इन्होंने कहा कि डीपीएसपी ऐसे चेक के भांति है जिसका भुगतान बैंक के इच्छा के अनुसार निर्भर करेगा। लिख लीजिएगा, क्या कहे हैं यह डीपीएसपी के बारे में? लिखिएगा, डीपीएसपी ऐसा चेक के भांति है, ऐसा, एक मिनट रुक जाइए, ऐसा चेक के भांति है, चेक के भांति है, भांति है जिसका भुगतान बैंक के इच्छा पर निर्भर करेगा, बैंक के इच्छा पर निर्भर करेगा, बैंक के इच्छा पर निर्भर करेगा। और यह बात किसने कहा है? केटी शाह ने कहा है। एक और व्यक्ति है मेरे साथियों, बस लिख लीजिएगा, समाप्ति हो जाएगा, आइवर जेनिक्स से। आइवर जेनिक्स, ठीक है, आइवर जेनिक्स। मेरे साथियों आइवर जेनिक्स ने डीपीएसपी को 2 तथ्यों से नवाजा है। एक तो इसे पवित्र इच्छाएं कहे हैं। क्या कहे हैं? पवित्र इच्छाएं, पवित्र इच्छाएं कहे हैं, इच्छाएं कहे हैं। और क्या कहा है? तो मेरे साथियों डीपीएसपी को फेबियन समाजवाद कहा है, समाजवाद कहा है, फेबियन समाजवाद कहा है। तो मेरे साथियों कुछ ऐसे कथन है जो डीपीएसपी से संबंधित थे। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो भी अनुच्छेद थे, जो भी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट थे, सब एक एक पॉइंट को देखने का कार्य किए हैं। तो मेरे साथियों डीपीएसपी से संबंधित जो भी आपके फैक्ट थे, सब कुछ हम लोग पढ़ लिए हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो मेरे साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं, मेरे साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और महिला मित्रों से भी करवा दीजिएगा, चोरी चुपके। तो मेरे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।